गीतांजलि महोत्सव के उपलक्ष्य में उपस्थित इस देश की राजनीति के शिखर पुरुष शरद यादव जी, दिनकर न्यास परिषद के अध्यक्ष रत्नाकर पांडे जी, आदरणीय रमेश बाबू, मंचस्थ अन्य आदरणीय बंधु और भाई नीरज जी, आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं कोटिशः साधुवाद देता हूँ। यूँ तो पूरी दुनिया में रविन्द्रनाथ टैगोर की 150वीं वर्षगांठ का आयोजन हो रहा है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में इसका इस हर्षोल्लास के साथ आयोजित होना हमारे लिए अत्यधिक प्रसन्नता का विषय है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को किस रूप में याद करूं? एक महान कवि के रूप में, या एक महान नाट्यकार के रूप में, या एक महान उपन्यासकार के रूप में, या निबंधकार के रूप में, या एक महामानव के रूप में। सबसे बड़ी बात जो रविन्द्रनाथ टैगोर की है, उनके अंदर मानवता की जो चिंता है, मानवता के प्रति जो आस्था है, वह आरंभिक जीवन के आरंभिक दौर से लेकर और जब उन्होंने आखिरी समय में द क्राइसिस ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यता का संकट जब उन्होंने लिखा, उस समय तक उनकी मानवता आप उनकी विविध विधाओं में देख सकते हैं। शांति निकेतन की स्थापना एक सुनियोजित तरीके से उन्होंने की थी। भावुकता में उन्होंने ऐसा कदम नहीं उठाया था, सोच समझकर उठाया था। पराधीन भारत में हमारी शिक्षा पद्धति कैसी है? वह शिक्षा पद्धति जो जॉर्ज मैकाले ने शुरू की है, वह शिक्षा पद्धति जो अंग्रेजी हुकूमत को हृष्ट पुष्ट करने के लिए बाबू और ऑफिसर बना रही है, इससे कतई सहमत रविन्द्रनाथ शुरू से नहीं थे। इसलिए आप उनकी जीवनी को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि अंग्रेजी का ज्ञान उनको बहुत बाद में हुआ और सायास नहीं हुआ, अनायास हुआ। कोशिशें बहुत हुई कि जिस घर में उनके भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर आईसीएस हो चुके थे, भारत के पहले आईसीएस थे, उनके घर के हर बच्चे, आपको जानकर शायद आप जानते भी हों, 14वीं संतान थे। देवेंद्रनाथ टैगोर की 14वीं संतान। अंग्रेजी का माहौल, लेकिन अंग्रेजी भाषा के प्रति कोई आस्था नहीं थी। उन्होंने सीखी अहमदाबाद में, मुंबई में और फिर इंग्लैंड में जाकर बहुत सहजता के साथ। लेकिन जब उन्होंने विद्यालय शुरू किया
तो उसकी भाषा बंगला रखी। कहीं से अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की कहीं से कोई तस्वीर आप रविंद्रनाथ के शिक्षा दर्शन में नहीं देखेंगे। और सिर्फ बौद्धिक और आध्यात्मिक क्षेत्र का ही विकास नहीं हो। रविंद्रनाथ चाहते थे कि हमारा देश बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से तो संपन्न है ही, जरूरत है कि हमारा देश श्री संपन्न भी हो। और इसीलिए शांति निकेतन के बाद उन्होंने श्री निकेतन की स्थापना की, श्री लक्ष्मी। और आप देखेंगे कि कैसे हमारी कृषि उन्नत हो, कैसे हमारा हस्तशिल्प का विकास हो, कैसे ग्राम संगठन हो, कैसे सहकारिता समिति बने, कैसे सहकारी बैंक बने। और इन तमाम क्षेत्रों में उन्होंने पहल की। अपने पुत्र को अमेरिका कृषि विज्ञान की पढ़ाई के लिए अमेरिका भेजा, रथिन्द्रनाथ टैगोर को। अपनी बहू प्रतिमा को जावा और सुमात्रा भेजा कि वहां के शिल्प को लाओ। और उस पूरे जो भुवन डांगा क्षेत्र है, बोलपुर का क्षेत्र है, निहायत बंजर। मैं अभी शरद यादव जी से कह रहा था कि आप कभी गए हैं या नहीं। अभी भी आपको लगेगा कि वह कितना पिछड़ा है। और सोच लीजिए कि 1901 में कैसा वो स्थान रहा होगा, न पेड़ न जल की कोई व्यवस्था। और वैसी जगह में शांति निकेतन की स्थापना। आज हमारे यहाँ स्कूल शहर में खुल गए हैं, गांव में खोलने के लिए कोई साहस नहीं जुटाता है। रविन्द्रनाथ चाहते तो जोरा शाह को बहुत बड़ा घर था। आज वहां रविंद्र विश्वविद्यालय है, वहां चाहते तो खोल सकते थे, लेकिन उन्होंने शांति निकेतन का चुनाव किया था। मकसद था उस पूरे क्षेत्र के जीवन को समुन्नत करना, वहां की कृषि, वहां के कारीगरों को सिद्धस्त करना, ताकि वहां आजीविका चले। श्री निकेतन ने अपने उस समय में 1928 के करीब, 24 के करीब, उन्होंने 25 गांवों को गोद लिया था कि हम 25 गांवों में कृषि के संबंध में हम जानकारी देंगे। और कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना की कि उसी कोऑपरेटिव बैंक से वहां के कृषक, वहां के कारीगर पैसा लेंगे और रोजगार करेंगे और फिर वो पैसा लौटाएंगे। 1928 में उन्होंने हलाकर्षण उत्सव मनाया। सांस्कृतिक विश्वविद्यालय है, स्वयं रविंद्रनाथ हल चलाते हैं। कृषि संस्कृति में कितनी बड़ी आस्था है, हल चलाते हैं। वृक्षारोपण 1928 में उन्होंने शुरू किया कि नहीं, वृक्ष हमारी पूंजी है, गो हमारी पूंजी है। गो पालन, वृक्षारोपण और खेती और अन्य कई क्षेत्रों में उनके योगदान अविस्मरणीय है। लोगों को सोचना चाहिए, आप अतीत की ओर जाएं तो लगेगा कि रविन्द्रनाथ कितने आधुनिक थे। आधुनिक भारत का सपना उनका कैसा था। मुझे लगता है समय हम कुछ अधिक ले रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप सबसे आप्तबुद्ध हैं, देश की राजधानी में रहते हैं। जो सांस्कृतिक यात्रा नीरज जी ने तय की है कि दिल्ली से जोरा शाहपुर और बीच में रविन्द्रनाथ की तपह भूमि, कर्म भूमि शांति निकेतन है, वहाँ की ये सांस्कृतिक यात्रा करेंगे। और मुझे विश्वास है कि इस 2200 किलोमीटर की यात्रा में हर गांव में, हर छोटे शहर में आप रविन्द्रनाथ के विजन को, रविन्द्रनाथ के उद्देश्य को
बतलाने की कोशिश करेंगे। मैं आयोजक मंडली से यही निवेदन करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि रविंद्रनाथ को सिर्फ गुरुदेव कहकर ही नहीं आप छोड़ दें। रविंद्रनाथ के शिक्षा दर्शन को, उनकी भावना को फिर से पढ़ें और उसका अनुशीलन करें। धन्यवाद। बिल्कुल समय से कार्यक्रम हम समाप्त करेंगे। आदरणीय सुरेंद्र बाबू जो गांधी शांति प्रतिष्ठान के सचिव हैं, हमारे गार्जियन हैं और इस अभियान को बहुत मदद करते हैं। मैं क्या बताऊं, इनकी बात सुने। जो बहुत लोग पर्दा के पीछे में रहकर बहुत बड़ा काम करते हैं। ये सांस्कृतिक अभियान जो उनको शुरू होगा। आदरणीय हमारे नेता शरद जी, साहित्यविद रत्नाकर पांडे जी एवं मंच पर, आज मैं तो इस सभा में सुनने के लिए आया था। मेरी कोई तैयारी नहीं थी कि मैं कोई आपके बीच कुछ अपनी बातों को रखूं, लेकिन नीरज जी का मित्रवत आग्रह है तो मैं कुछ अपनी बातों को आपके बीच रखना चाहता हूं। नीरज जी का जो ये प्रयास है रामधारी सिंह दिनकर न्यास के माध्यम से कवियों, साहित्यकारों और सांस्कृतिक पहल करने की, उसको जितना भी मुबारकबाद दिया जाए उतना कम होगा। आज के उपभोक्तावादी समाज में सारे फायदों के लिए किए जा रहे हैं, ऐसे कार्यों में अपना समय लगा रहे हैं, ये साधुवाद के पात्र हैं। गुरुदेव के विषय में आपने अभी आदरणीय सुभाष जी से सुना कि गुरुदेव ने बात कराने के लिए अपना पूर्ण योगदान दिया। साहित्य के माध्यम से विश्व के स्तर पर गुरुदेव ने हिंदुस्तान के नाम को स्थापित किया और उन साहित्यों के सृजन में उन सभी रेखांकित करने का प्रयास किया और उससे जूझने के लिए समाज को आगाह करने का प्रयास किया था। गुरुदेव के द्वारा जो शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था शांति निकेतन के माध्यम से की गई, वह शिक्षा प्रकृति के गोद में जो जीवन और शिक्षण, जिस शिक्षण के साथ साथ जीवन की जो शैली होनी चाहिए, कैसा जीवन हमको जीना चाहिए, उन सब बातों को आपको देखने को मिलेगा। परंतु आज अफसोस की बात है कि आजादी का के 64वें वर्ष में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन आजादी के इस 64वें वर्ष में प्रवेश करने के समय आम आदमी के लिए जो बुनियादी सुविधाएं, जो शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था थी, जो भारत की आजादी के समय में सपना देखा गया था, आज उसको कितना हम पूरा कर चुके हैं। और खास करके सन 1991 के बाद से जब करते हुए गुरुदेव की रचनाओं को याद करते हुए, गुरुदेव ने जिन आदर्शों के लिए जिया और भारत को जहां ले जाना चाहते थे, उसको ले जाने का के लिए हम चिंतन करें। यही गुरुदेव के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। पुनः एक बार मैं आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने ऐसा आयोजन किया और हमको एक दूसरे से मिलने और संवाद करने का समय दिया है। नए घरों में चीजें पुरानी कौन रखता है? नए घरों में चीजें पुरानी कौन रखता है? परिंदों के लिए कुंदों में पानी कौन रखता है? हमें लोग हैं जो गिरते हुए दीवार को संभाल रहे हैं, पर ना सलीके से बुजुर्गों को निभाने कौन रखता है? कौन रखेगा? साथियों, आवाज के बीच में हमारे अभिभावक न्याय निर्माण के पहले दिन से सुबह शाम रात हमेशा न्यास के साथ